नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज के मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में, जो कि आपका प्रीवियस ईयर के जो प्रेजेंट मतलब जो 2020 का जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए हुए थे वो मैथ के मैं आपके क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लेट्स क्रिक में। और जैसा कि हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में कहा था कि डेली हम अपने प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले मैथ के किसी भी टॉपिक के कुछ फार्मूलों को हम देखेंगे, कुछ फार्मूले हम रिवाइज करेंगे। तो पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने 3D के शंकु और बेलन के जो भी फॉर्मूले थे उनको मैंने बताया था। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको त्रिभुज के जितने भी फॉर्मूले होंगे वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं समकोण त्रिभुज से। ठीक है, आपके सामने ये दिख रहा होगा कि जैसा कि ये कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ये कोई समकोण त्रिभुज ए बी और सी है, जिसका ये आधार है, ये जिसका आधार हो गया। ठीक है ना। और ये आप उसका लंब है यानी परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं, ये आधार है। ये उसका लंब हो जाएगा ये समकोण त्रिभुज का। और ये जो होता है ये समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है जिसको हम कर्ण बोलते हैं। ये हो जाएगा आपका कर्ण। ये बेस होती है, ये हाइट, ये परपेंडिकुलर बेस, और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज जब भी आपके सामने कोई दिया हो तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू आधार और गुणे में ऊंचाई, जिसको भी लंब भी बोलते हैं, गुणे में ऊंचाई यानी हाइट, जिसको हम लंब बोलते हैं। यानी 1/2 पी इंटू बी, परपेंडिकुलर इंटू बेस, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे लंब। ये होता है समकोण त्रिभुज का आपका फार्मूला। अगर समकोण त्रिभुज में, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ये कोई आपका समकोण त्रिभुज है, ये आपका कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में अगर आपको एक बाहर से वृत्त बना दिया जाए जिसको हम परिवृत्त बोलते हैं, अगर समकोण त्रिभुज के बाहर अगर कोई वृत्त बना हो जिसको हम परिवृत्त बोलते हैं, परिवृत्त बोलते हैं, तो परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है, परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है, इस कैपिटल आर, परिवृत्त की त्रिज्या को हम कैपिटल आर बोलते हैं। तो ये जो होती है परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है, इस ये जो होती है जैसे परिवृत्त, तो आपको इसमें दिख रहा होगा ये जो इसका जो कर्ण है, जो कर्ण है इस ये परिवृत्त यानी उस वृत्त का व्यास है। तो इसको जब हम आधा कर देंगे तो ये हमारी उस परिवृत्त की त्रिज्या निकल के आ जाएगी, यानी हो जाएगी, ये हो जाएगी कर्ण बाई 2। तो अगर आपके सामने कोई भी समकोण त्रिभुज आपको दिया जाए, जैसे कि ये कोई समकोण त्रिभुज है और इसके अंदर अगर कोई वृत्त दिया जाए, जैसे अगर मैं इसके अंदर ये वृत्त बना दूं तो ये हो जाएगा अंतःवृत्त। इस ये जो अंतःवृत्त है, अंतःवृत्त, तो जो अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी आपकी, अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगी p प्लस बी, परपेंडिकुलर यानी लंब, प्लस बेस यानी आधार, माइनस हाइपोटेनस यानी कर्ण, और बट्टे में 2। तो ये हो जाएगी आपकी परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण बट्टे 2। तो ये हो जाएगी आपकी अंतःवृत्त की त्रिज्या p प्लस बी माइनस h बट्टे 2। यहाँ पर ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। ठीक है। तो सबसे एक बार फिर देख लेते हैं, कोई समकोण त्रिभुज दिया हो तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई को ही हम लंब भी बोलते हैं। अगर परिवृत्त की त्रिज्या पूछे यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज के बाहर कोई वृत्त खींचा गया है तो उसकी जो त्रिज्या हो जाएगी कैपिटल आर, ये हो जाएगी कर्ण के बट्टे 2। अगर अंतःवृत्त अगर कोई दिया हुआ है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर हो जाएगी पी प्लस बी माइनस एच बाई 2। ये हो जाएगी आपके सामने अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब हम आते हैं अपने अगले त्रिभुज पर। तो जो हमारा अगला त्रिभुज है ये है हमारा समबाहु त्रिभुज। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं समबाहु त्रिभुज की। तो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ये कोई ए बी और सी, ये कोई आपका समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं, ये भुजा भी ए है, ये भी ए है, और ये भुजा भी इसकी ए है। ठीक है, जिसकी भुजाएं ए है यानी तीनों बराबर भुजाएं हैं। तो इस समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ये हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा अंडर 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 रूट 3/4 ए स्क्वायर। अगर इसी समबाहु त्रिभुज में हम अगर एक यहाँ से लंब डाल दें, यानी कि
बिंदु ए से अगर हम बी पर लंब डाल दें जिसकी जो हाइट है वो एच है, तो यहाँ से जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकलेगी, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एच बराबर ये हो जाएगा आपका √3/2a, √3/2a। यहाँ पर ए स्क्वायर था, यहाँ पर केवल ए रहेगा, ठीक है, यहाँ पर 4 था, यहाँ पे 2 हो जाएगा। हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त मैंने अभी आपको बताया कि जब भी किसी भी त्रिभुज के बाहर से वृत्त खींचा जाता है उसको परिवृत्त बोलते हैं, तो जिसको हम इस कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी a/√3। यानी भुजा के बट्टे में √3 का भाग दे देंगे तो वो हमारी स्मॉल कैपिटल आर निकल के आ जाएगी। अगर समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो जो अंतःवृत्त की त्रिज्या है, यानी कि जब भी समबाहु त्रिभुज के अंदर से कोई भी वृत्त खींचा जाएगा तो इस अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर ये हो जाएगी आपकी a/2√3। तो यहाँ से जो स्मॉल आर और कैपिटल आर का जो रेशियो निकल के आता है, स्मॉल आर और रेशियो कैपिटल आर, ये हो जाएगी 1:2। यानी कि जो समबाहु त्रिभुज है, कभी कभार ये आपसे डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया जाता है कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो ये होता है 1:2। ठीक है, अगर हम यहीं पे बात करते हैं, कोई भी हमारा अगर समबाहु त्रिभुज है, जैसे कि अगर ये हमारा कोई भी समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और इस समबाहु त्रिभुज में अगर हम ये कोई भी बिंदु मान लेते हैं, जैसे कि ये वाला कोई भी ये एक समबाहु त्रिभुज है ए, बी और सी, इस समबाहु त्रिभुज का केंद्रक है पी। इस केंद्रक पर अगर हम इनसे लंब डालते हैं, जैसे कि इस बी से हमने लंब डाला है, इस ए से हमने लंब डाला है, ए से जो लंब डाला है वो उसको नाम दे दिया हमने P1, इसको नाम दे दिया हमने P2, ठीक है, और इसको हमने नाम दे दिया P3, इसको हमने नाम दे दिया P3। तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है, जब भी आपको कोई भी केंद्रक दिया हो, ठीक है, और केंद्रक पर अगर लंब डाला हो, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा ए बराबर हो जाएगी आपकी 2/√3 P1 प्लस में P2 प्लस में P3। तो यहाँ से हम समबाहु त्रिभुज की भुजा निकाल लेंगे 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3, और फिर उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे √3/4a²। ऊंचाई हो जाएगी √3/2a। परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर हो जाएगी a/√3। अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी a/2√3। अब अगले त्रिभुज की बात करते हैं। अगला जो त्रिभुज है आपके सामने, ये है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है, जैसा आपके नाम को ये नाम से ही पता चल रहा होगा, समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। अगर हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी का, हम इस त्रिभुज का नाम दे दें, तो ये भुजा हमने ए है, ये भुजा ए है, तो ये भुजा बी हो जाएगी, यानी कोई भी दो भुजाएं बराबर होंगी। तो हम इसका देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। देखिए, कोई भी त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज को क्षेत्रफल निकालने का जो एक फार्मूला, यूनिवर्सल फार्मूला होता है, वो होता है क्षेत्रफल बराबर यस इंटू √3 यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। जहाँ पर जो ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, ठीक है, यस जो होता है, यस बराबर होता है अर्ध परिमाप, जिसको बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीन भुजाओं का योग बट्टे में दो, जैसा कि आपको नाम से ही पता चला, परिमाप का आधा। तो अर्ध परिमाप ये हो जाएगा a+b+c/2। तो जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा यस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई दूसरी कंडीशन दी हुई है, जैसे कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज हो और इस पर अगर आपको इसकी ऊंचाई भी दी हो, ऊंचाई अगर h है, तो इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी, तो h बराबर जो फार्मूला होता है वो हो जाएगा h बराबर 1/2 √4a² माइनस b²। तो जब भी समद्विबाहु त्रिभुज में ऊंचाई दी हो और आपको ऊंचाई निकालना हो, तो फार्मूला हो जाएगा 1/2 √4a² माइनस b²। तब जो क्षेत्रफल हो जाएगा, तब क्षेत्रफल, तो आपको पता होगा जब भी ऊंचाई दी जाती है, क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे 1/2 इंटू आधार है आपका बी, ये यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक आधार है आपका बी, ठीक है, इंटू में 1/2 ऊंचाई है 1/2 √4a² माइनस b²।
तब यहाँ से क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 बी इंटू अंडर रूट 4 a² माइनस b²। ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। और वैसे अगर आपको ऊंचाई नहीं दी हो तो आप ये वाला फार्मूला लाएंगे, एस इंटू एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी बाई, सॉरी, अंडर रूट इनका मल्ट इंटू एस। तो ये हो जाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो विषमबाहु त्रिभुज जो होता है, ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी है, कोई भी त्रिभुज है ए बी और सी, तब जो समद्विबाहु त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये हो जाएगा, हीरोज फार्मूला लगा देंगे हम, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये वाला फॉर्मूला हम जरूरी नहीं कि विषमबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज में ही लगाएं। जहां पर भी हमें कोई भी त्रिभुज दिया है, उसकी तीनों भुजाएं हमें पता है, तो हम वहां से हम उस त्रिभुज का ये हीरोज फॉर्मूला लगा के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, चाहे फिर वो समकोण त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो। ठीक है, तो यहाँ से एस बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, अब अगर हम यहीं पर बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज, ये तो हो गया हमारा क्षेत्रफल। अगर हम बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर। तो परिवृत्त की तो त्रिज्या है, ये हो जाएगी हमारी ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ए बी सी अपॉन में 4 डेल्टा। और डेल्टा का यहाँ पर मतलब है क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो हम त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग में अगर हम 4 इंटू क्षेत्रफल का अगर हम भाग दे देंगे, तो ये हमारी परिवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। और यहाँ से अगर हम अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालें, अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर, तो ये हो जाएगी आपकी डेल्टा बाई एस। डेल्टा यानी कि क्षेत्रफल, डेल्टा यानी क्षेत्रफल बट्टे में एस यानी अर्ध परिमाप। ठीक है, तो ये हमारे आज के फार्मूले थे त्रिभुज में। ये सभी फार्मूले आपको अगर याद रखने हैं तो आप एक ये वाला फार्मूला याद रख सकते हैं, एक हीरोज फार्मूला। दूसरा, आप समबाहु त्रिभुज जरूर याद कर लें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ये जो दो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप हमसे पूछा जाए, मुझसे पूछा जाए कि समबाहु त्रिभुज में मतलब त्रिभुज में कौन से फार्मूले इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये वाले दोनों फार्मूले बताऊंगा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक उसकी ऊंचाई, ये आपको जरूर याद रखने हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने सवालों पे आते ही, ये थे हमारे फार्मूले। अब सवाल पे आते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक है, यदि चाय की कीमत 15% बढ़ जाए, तो एक परिवार को उस चाय की खपत में कितने प्रतिशत कम करना चाहिए कि उसका चाय का खर्च पहले जैसा बना रहे। हमने मान लिया पहले जो कीमत थी वो 100 थी, अब जो कीमत है वो 15% बढ़ गई, 15% आपकी बढ़ गई, तो अब जो कीमत है ये होगी आपकी 115। आपसे पूछा गया है कि कितनी कम की जाए कि खर्च पहले जैसा, यानी खर्च आपको 100 ही रखना है, लेकिन अभी खर्च कितना हो रहा है, 115। तो हमें कितने कम करने चाहिए, 15 हमें रुपए अभी कम करने चाहिए। 15 रुपए कम करने चाहिए, तभी तो हमारा खर्च 100 के बराबर आएगा, जो कि हमारा पहले था। 15 करने चाहिए 115 में से, इंटू 100। तो यहाँ से हम काट देंगे, 5 से हम काटेंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10 23। तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 300 अपॉन में 23। तो 23 एकम 23 बचे 7, 23 3 69। तो 13 सही 1/23 हमारा इस सवाल का एकदम सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है, ए और बी की आय का अनुपात, ये ए है, ये बी है। ठीक है, इनका रेशियो दे रखा है, आय का अनुपात दे रखा है 5:8, 5:8 दे रखा है। उनके खर्च का अनुपात, ये खर्च है, खर्च का अनुपात दे रखा है 1:2। ठीक है, अब कह रहा है यदि बी के खर्च का 80%, यानी बी जो दिया है ये बी, इसका 80% ए की आय के बराबर है, यानी ये जो इसका जो 80% है 5 के बराबर है, यानी ए की आय के बराबर है। ए और बी की बचतों के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी बचत के बीच आपसे रेशियो पूछा गया है। अब देखिए इसका हमें 80% निकालना है, तो यहाँ पे अगर हम 100 बना लें तो हमारा 80% डायरेक्ट 80 निकल के आ जाएगा, तो इसमें 50 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा 100 बन जाएगा। जब इधर हमने 50 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी हमें 50 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया 100, और ये यहाँ से निकल के आ गया 50। ठीक है, अब कह रहा है इसका 80%, तो 100 का अगर 80% निकालें तो वो हमारा 80 ही होता है। ठीक है, यानी 80 एक ही आय के बराबर है। एक ही आय दे रखी है 5। ठीक है, अगर हम इसको भी 80 बना लें, ठीक है, अगर हम इसको भी 80 बना लें तो
16 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 × 85, जब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 16 का, तो हमें यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना होगा 16 का। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया हमारा 80 निकल के आ गया, और 16 अट्ठे 128, तो ये हमारा निकल के आ गया 128। अब जो कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है, बी के खर्च का 80%, बी के खर्च का 80%, 100 का 80%, 80 होता है। ए की आय के बराबर, ए की आय भी 100 है। तो ए और बी की बचतों के अनुपात, 80 कमाता था कोई भी बंदा, उसने 50 खर्च कर दिया, तो यहाँ पे उसकी कमाई हुई बची 30। ठीक है, यहाँ से रेशियो 128, किसी कोई बी था वो 128 कमाता था, उसने 100 खर्च कर दिए, तो यहाँ से उसकी बचत है ये हो गई आपकी 28। तो यहाँ से जो आपका निकल के आ जाएगा, दो से काट देंगे, 2 से 15, और 2 14 दूनी 28, तो बचत के बीच जो रेशियो निकल के आ जाएगा ये आ जाएगा 15:14। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है ए ने एक निश्चित दूरी, ये कोई दूरी है, ये या इसको तय करता है। कार द्वारा ये 90 किलोमीटर, पहले जो इसकी गति थी वो 90 किलोमीटर पर आवर थी, उसके बाद में ये वापस आता है तो ये आता है 40 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है 40 से प्रारंभिक स्थान पर लौटता है, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति कितनी रही। तो जो आपकी औसत चाल होती है उसका जो फार्मूला होता है, देखो एक तो फार्मूला होता है जब आपको दूरी दी हुई है और चाल दी हुई है, तो होता है फार्मूला कुल दूरी बटे में कुल समय। तो जो कुल दूरी बटे कुल समय, ये होता है आपका औसत चाल का फार्मूला, औसत चाल। लेकिन इसी का एक दूसरा फार्मूला भी होता है, एवरेज स्पीड का दूसरा फार्मूला भी होता है, ये होता है 2s1 × s2, जब आपको दूरी ना दी हुई हो, केवल आपको स्पीड दी हुई, तो s1 + s2। तो यहाँ से s1 है 90 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से इसको हम कर देंगे 2 × 90, इंटू में s2 है आपकी 40, और बटे में s1 s2 हम निकालेंगे, 9×4 = 13, यानी 130 आ जाएगा। अब इसको हम काट देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8 ने 72, ये हो गया आपका 720 बटे में 13। तो ये 13×5 = 65, और 5×2 = 7, 13×5 = 65, 7×72, 7 बचे 13×5 = 65, 55 सही 5/13। इसकी जो एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी ये आ जाएगी 55 सही 5/13। अब आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 4। किसी समकोण वृत्ताकार शंकु का आयतन इतना है। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, जो शंकु होता है, शंकु का आयतन ये होता है 1/3 पाई r²h। ठीक है, यही आपको दे रखा है, और उसके आधार का क्षेत्रफल, अगर मैं शंकु बनाता हूँ, जैसे कि ये मैंने कोई भी शंकु बना लिया, गलत बन गया कोई बात नहीं, ये मैंने कोई भी शंकु बना लिया, तो उसके जो आधार होता है उसमें एक वृत्त लगा होता है, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है आपका पाई r²। ठीक है, तो यही कह रहा है आधार का क्षेत्रफल, यानी वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r²। तो जो पाई r² है इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 154। तो शंकु का आयतन कितना है, 1078, 1078 सेंटीमीटर, ये शंकु का आयतन हो गया, बटे में 1/3 इंटू पाई r², इस पूरे की वैल्यू दे रखी है आपको 154, इंटू एच आपसे पूछा गया है, तो निकाल लेंगे यहाँ से एच, 1078, इसमें 3 का मल्टीप्लाई, बटे में 154, 11 से काट देते हैं हम, 11 एकम 11, और 4 15, 11 चौक 44। ठीक है, और 11 में 99, 8 11 8 88, 14 से काट देंगे, 14 7 98। तो यहाँ से जो h बराबर है ये निकल के आ जाएगा आपका 21, h बराबर आ जाएगा 21, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है, एक दुकानदार ने 14% लाभ पर कोई पुस्तक बेची, यदि वह इसे 54 अधिक पर बेचता तो उसका अर्जित लाभ 20% होता, उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। देखो, पहले 14% लाभ हो रहा था, लेकिन उसको बाद में लाभ हुआ 20%, यानी 6% ज्यादा हुआ। ये 6% ज्यादा कब हुआ, जब उसने उस चीज को, उस वस्तु को 54 रुपए अधिक में बेचा। तो ये 6% लाभ है, इसकी जो वैल्यू है 54 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो 1% की वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगी आपकी 9। तो क्या उस पुस्तक का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य जो होता है 100% होता है किसी भी चीज का क्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा आपका 900 रुपये, यानी ऑप्शन डी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है, 30 व्यक्ति एक निश्चित काम को प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 15 दिनों में पूरा करते हैं। 40 व्यक्ति उसी काम को प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर में M2 D2
H2/W2। तो कह रहा है 30 व्यक्ति, M1 कितने 30, किसी निश्चित काम को प्रतिदिन 8 घंटे, यानी ओवर कितने 8 घंटे, 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं, नहीं डे है 15, काम नहीं पता, हम काम मान लेते एक, बराबर 40 व्यक्ति इसी काम को, यानी इसी एक काम को प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए आपसे डे की संख्या पूछा कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 8 से काट देंगे, 8×5 = 40, ठीक है, 5 से काट देंगे, 5×6 = 30, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपको डी निकल के आ जाएगा ये आ जाएंगे आपके 15 डे, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है 22 के न्यूनतम मान वाली कोई 8 अंकीय संख्या 72 से विभाज्य है। पहले संख्या देख लेते हैं, संख्या दी है 3, 4, 2 x 18 बाई 6, ठीक है। तो जो 22 का मान है वो आपको न्यूनतम रखना है, 72 से विभाज्य है। तो जब कोई संख्या 72 से विभाज्य है तो वो अपने गुणनखंडों यानी 9 और 8 से भी पूरी पूरी विभाज्य होगी। और 8 से जो विभाज्यता का नियम है ये कहता है कि जो बाद के 3 अंक है, बाद के 3 अंक 8 से पूरे पूरे कटने चाहिए, बाद के 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। ये होता है आपका 8 से विभाज्यता का नियम, विभाज्य होने चाहिए। और जो 9 है, 9 का विभाज्यता का नियम होता है कि संख्याओं, जो संख्या दी हुई हो, जैसे ये संख्या दी है, इसके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बाई की वैल्यू पता रख लेते हैं। तो बाद के जो 3 अंक है ये है 8, बाई और 6, इनको हमें 8 से डिवाइड करना है। तो 8 से ये तो एक बार चला जाए, पूरा पूरा कट जाएगा। तो बाई की जगह पर एक तो एक रख सकते हैं, तो 8 दूनी 16, एक हम यहाँ से 5 भी रख सकते हैं, ठीक है, 8×7 = 56। लेकिन आपसे कहा गया है कि आपको न्यूनतम मान लेना है, यानी आपको न्यूनतम एक लेना है। तो यहाँ पे 16 हो जाएगी, 8 दूनी 16, तो बाई की वैल्यू हम एक निकल के आ गई। अगर यहाँ पे एक रख दें तो बाई का ये न्यूनतम मान है जब ये 816, 8 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। तो अब ये संख्या हो जाएगी आपकी, इसी संख्या को हम दोबारा से देखते हैं। अब ये संख्या हो गई 3, 4, 2 x 18, बाई की जगह पर एक और 6। अब इसको हम 9 से देखते हैं। तो 4, 3, 7, 2, 9, ये पूरी पूरी कट गई, ये 9 भी विभाज्य, 8, 1, 9, 6, 1, 7। अगर हम x बराबर 2 रख दें, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 8, 18, 1, 19, 19 और 6, 25, 25 में 2 जोड़ दें तो 26, 27, जो कि 9 से विभाज्य है। तो x बराबर आ गया 2 और बाई बराबर आ गया 1। तो कह रहा है √2x, तो √2 इंटू एक्स की वैल्यू है 2, प्लस में 5 इंटू वाई की वैल्यू है 1। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 5 एकम 5, √9। तो यहाँ से आ गया √9, और अंडर रूट जो 9 होता है वो होता है 3, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है, छोटी से छोटी वह संख्या जो 5, 14 और 28 से विभाज्य और पूर्ण वर्ग है। जब भी आपको ऐसा सवाल दिया जाए तो आपको ऑप्शन से जाना है, सबसे सरल ऑप्शन यही होता है। सबसे पहले कह रहा है पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, 2500 भी पूर्ण वर्ग है, 81 भी है, ये 90 का है, ये 50 का है, ये 70 का है, और ये 40 का है। तो ये सभी पूर्ण वर्ग दिए हुए हैं। अब कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या, तो सबसे छोटी इनमें से डी है, ठीक है। सबसे पहले हम डी को चेक कर लेते हैं, डी 5 से कटती है, हाँ कटती है। 14 से, 14 से काटने के लिए हमें 7, तो 2 से कटनी चाहिए, 2 से तो कटती है, 7 से ये नहीं कटती, तो ये नहीं होगा। दूसरी जो है सबसे छोटी है 25, 25 5 से तो कट जाती है लेकिन 7 से नहीं कटती है। उसके बाद में आती है आपकी 4900, 8100 भी है, ये भी 7 से नहीं कटेगी, यानी 14 से नहीं कटेगी ये भी। अब आती है 4900, तो यही एक संख्या है जो कि आपकी 5 से भी कटेगी, 14 से भी कटेगी, 28 से भी कटेगी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 4900। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है राधा ने 5 वर्ष पूर्व 12% पर एनम यानी प्रति वर्ष की दर से लिए गए किसी ऋण पर साधारण ब्याज के रूप में 4800 का भुगतान किया। प्रारंभ में उसने कितनी धनराशि ऋण के रूप में ली थी। तो जो आपका साधारण ब्याज होता है एसआई बराबर ये होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। आपसे इस पी की वैल्यू पूछ रहा है, एसआई कितना है 4800, बराबर में पी पूछा गया है, आर है 12%, दर है 12%, समय 5 वर्ष के लिए 100। तो 5 से काट देते हैं, 5 से 20 बार, ठीक है, 5×4 = 48, 400। तो यहाँ से जो पी की वैल्यू है ये निकल के आ जाएगी आपकी 8000, ठीक है। इसका एक दूसरा तरीका भी है, जो 5 वर्ष पूर्व हमने मान लिया है कि 100 रुपए राधा ने उधार लिए थे, तो इसका जो एसआई हो जाएगा ये हो जाएगा 12×5 = 60, 60 रुपए एसआई हो जाएगा। लेकिन ये दिया है 4800 के बराबर में, ठीक है।
तो यहाँ से ही वैल्यू निकल के आ जाएगी 6 एक पार्ट की वैल्यू होगी 80 रुपए। हमने 100 माना था, तो 100 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8,000 रुपए। तो यहाँ से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। यानी राधा ने 8,000 रुपए धनराशि के रूप में ली थी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद वो 720 में बेची जाती है। 10%, 10% की सेशन होती है 1/10। यानी एमआरपी, कोई भी छूट जो होती है वो हमेशा एमआरपी पे दी जाती है। अगर 10 रुपए आपका एमआरपी है, आपने उस पर एक की छूट दे दी, डिस्काउंट है एक का, तो जो एसपी हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 9 रुपए। लेकिन एसपी दे रखा है 720। एसपी दे रखा है 720, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 80 रुपए। तो यहाँ से जो हमारा एमआरपी है, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये निकल के आ जाएगा आपका 800 रुपए। अब कह रहा है छूट ना दी गई होती तो 25% लाभ होता। 25%, 25% की जो फ्रैक्शन होती है ये होती है 1/4। जो भी लाभ, प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है ये हमेशा सीपी पे निकाला जाता है। अगर आपका सीपी 4 है, ठीक है, 25% एक का प्रॉफिट हुआ, तो आपका जो एसपी है ये हो जाएगा आपका 5 यूनिट। ठीक है। लेकिन कह रहा है छूट ना दी गई होती, अगर एमआरपी पे छूट ना दी गई होती, एमआरपी पे ही वस्तु बेची जाती, तो यही आपका एसपी हो जाता। भाई जब आपने छूट नहीं दी तो जितना आपने लिखा है उसी पर बेचा है, तो यही हमारा एसपी है। तो एसपी बराबर 100। लेकिन यहाँ से एसपी दिया है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की जो वैल्यू है ये हो जाएगी आपकी 800 के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 160। तो आपसे पूछा वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 4 यूनिट है, तो हमें 4 यूनिट के वैल्यू निकालनी, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 160, तो 16 चौकू 64, यानी कि 640 रुपए। ऑप्शन सी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है 1296 बटे में एक्स स्क्वायर अंडर रूट बराबर इतना। तो आपको पता होगा 1296 जो 36 का स्क्वायर होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर से बाहर निकालेंगे एक्स आ जाएगा, बराबर में एक्स बटे में 2.25। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा बटे में 36 इंटू 2.25 बटे में कुछ भी नहीं है। यहाँ से दशमलव बटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे। 25 से काट देंगे, 25 से 4 हुआ, 25 चौको 100, और 25 निम्मा 225। 4 से काट देंगे, 4 निम 36 बचो, हाँ। तो यहाँ से जो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा ये आ जाएगा 81। तो यहाँ से जो हमारी एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी ये आ जाएगी 9, यानी ऑप्शन डी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है किसी कक्षा में 180 विद्यार्थी जिनमें 70% लड़कियां और शेष लड़के हैं, ठीक है। कक्षा के लड़कों का औसत वजन लड़कियों के औसत वजन की तुलना में 20% अधिक है। सबसे पहले 20% की हम फ्रैक्शन बना लेते हैं, तो ये हो जाएगी 1/5 में। ठीक है। कक्षा में लड़कों का औसत वजन, ये बॉयस है और ये है आपका गर्ल्स। लड़कों का औसत वजन लड़कियों के औसत वजन की तुलना में, यानी लड़कियों का औसत वजन अगर 5x है, हमने मैं आपको बताया था कि जिसकी तुलना में होता है वो नीचे होता है। तो लड़कियों का औसत वजन अगर 5x है, तो लड़कों का जो औसत वजन है वो एक ज्यादा, यानी 5 का 20% एक ज्यादा 6x हो जाएगा। ठीक है। अब देख लेते हैं लड़के और लड़कियां हैं कितनी। 70% लड़कियां हैं। 70% अगर लड़कियां हैं तो 30% आपके लड़के हो गए। परसेंट इनका रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/7। ठीक है। और पूरी कक्षा का औसत वजन आपको दे रखा है 53 kg। पूरी कक्षा का वजन है 53 kg। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम 6x मल्टीप्लाई 3 प्लस में 7 इंटू मल्टीप्लाई 5x बटे में इन दोनों को हम जोड़ से भाग दे दें 7 3 10, तो ये हमारी बीच वाली संख्या निकल के आ जाएगी, यानी ये हो जाएगा 53। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा छतियाँ 18x। 18x प्लस में 7 × 5 = 35x कौन में 10 इंटू 53। तो 10 बराबर 53 है, ये बराबर, एक मिनट, 10 बराबर में 53। तो यहाँ से जो 5, 8 5 13 की 3 3 4 5, 53x, इसकी जो वैल्यू आ गई 53 इंटू 10 आ गई। 53 से 53 कैंसिल, तो यहाँ से जो x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई, x, ये वैल्यू निकल के आ गई हमारी 10। x की वैल्यू 10 निकल के आ गई। तो पूछा गया लड़कों का औसत वजन, तो लड़कों का जो औसत वजन है 6x है, तो 6 इंटू 10, तो लड़कों का औसत वजन हो जाएगा 60 kg, और लड़कियों का औसत वजन है ये हो जाएगा आपका 50 kg। लड़कों का पूछा गया तो ये हो जाएगा 60। ऑप्शन सी। और वैसे ही आपको पता है लड़कों का जो औसत वजन है वो 6x है, तो जो अपनी संख्या होगी वो 6 से कट रही होगी। 6 से ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, केवल दो ऑप्शन कटते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी एक ऐसा ऑप्शन दिया होता है, अगर आपके पास में टाइम नहीं है और आपको तुक्का लगाना है, तो आप बी या सी किसी में से एक के साथ में जा सकते हैं। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं।
अगला सवाल कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च कर देता है। अगर उस व्यक्ति की इनकम है 100 है, तो वो 70% खर्च कर देता है, यानी एक्सपेंडिचर 70 हो गया, तो सेविंग होगी उसकी 30। सेविंग होगी 30। ठीक है। यदि उसका खर्च 30% बढ़ जाता है, यानी ये जो खर्च है ये 30% बढ़ जाता है, तो इसका खर्च हो जाएगा 91, क्योंकि 70। इसका अगर हम 30% निकालें तो जीरो से दो जीरो, जो जीरो कैंसिल, तो 70 का 30% 21 होता है। ठीक है, 70 पहले था, 21 बढ़ गया, तो ये हो जाएगा 91। और क्या कह रहा है, और बचत 25% बढ़ जाती है, यानी 30। इसका अगर हमें 25% निकालना है तो 25 चौको 100, और 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 7.5, यानी 30 और 7। तो यहाँ से जो बचत है ये होगी 37.5, 25% बढ़ के। ठीक है। तो कह रहा है उसके वेतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो अगर हम यहाँ से उसकी नई इनकम निकालें, नई इनकम हो जाएगी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो एक्सपेंडिचर 91 और सेविंग है 37.5, तो ये हो जाएगा 7 1 8 और 9 3 12, 128.5। तो यहाँ से उसकी जो नई इनकम है ये निकल के आ गई 128.5। तो कितनी बढ़ी है, तो ये बढ़ी है 28.5% बढ़ी है। तो ये तभी 128.5 हुई है। तो ऑप्शन बी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है यदि किसी आयत की नई लंबाई, सबसे पहले हम एक आयत देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमारे सामने ये कोई एक आयत है, नया आयत है, अगर हम यहाँ से एक आयत बनाते हैं तो ये हमारे सामने एक ये आयत है। ठीक है। और दूसरा आयत हमारे सामने ये है। अब कह रहा है किसी आयत की नई लंबाई मूल लंबाई की, इसकी लंबाई हमने मान ली एल, इसकी चौड़ाई हमने मान ली ये है बी। तो कह रहा है किसी आयत की नई लंबाई मूल लंबाई की 3 गुना है, पहले लंबाई एल थी, अब लंबाई 3 गुना यानी 3L होगी। और नई चौड़ाई मूल चौड़ाई की आधी है, तो ये जो चौड़ाई है मूल चौड़ाई, यानी इसकी B/2 है, आधी है। तो परिणामतः बने आयत, यानी ये आयत बन रहा है, के क्षेत्रफल और मूल आयत के क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, आपको पता होगा आयत का क्षेत्रफल होता है, ये होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल आ गया LB, और इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ये आ जाएगा 3L × B/2। तो ये आ गया LB, आपसे यही पूछा, LB रेशियो 3L/B/2। तो यहाँ से ही हो जाएगा 2LB, दो इधर में आ जाएगा 2LB रेशियो 3LB। तो LB से LB कैंसिल, फिर कह रहा है तो परिणामतः बने आयत के क्षेत्रफल। तो ये जो 3 है ये नया आयत का क्षेत्रफल है, 2 है ये पुराने आयत का क्षेत्रफल है। और मूल आयत, अब आपको ये लाइन ध्यान से रखनी है, तो क्योंकि ऑप्शन में देखो 2:3 भी दिया है, 3:2 भी दिया है, लेकिन आपसे कहा है परिणामतः बने आयत के क्षेत्रफल और मूल आयत के, यानी पहले जो नया आयत बना है इसका क्षेत्रफल आपको पहले रखना है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, ना कि डी, क्योंकि नया आयत क्षेत्रफल 3 है और पुराने का 2 है। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा 3:2 होगा, ना कि 2:3। अब अगले सवाल पे आते हैं। क्या किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 15% की दर से बढ़ती है। 15% की दर से बढ़ती है, यानी पहले अगर 100 थी, तो अब 15% बढ़ के 115 होगी, की दर से बढ़ती है। वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो कितने वर्ष बाद ये इतनी हो जाएगी, आपसे टाइम पूछा है। तो जब भी आपको टाइम पूछा हो तो सबसे पहले आप फ्रैक्शन बनाएंगे, उसके बाद में आप देखेंगे कि ये 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 10 लाख कब हो रही है। 100, 100 से 115, 100 से 115, और 100 से 115, 2 3 4 5 6, 2 4, 10 लाख हो गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। हाँ, तो ये 3 बार में 10 लाख हो रहे हैं, तो जब हमारा 10 लाख हो गया तो 115 का जो क्यू है ये भी इतना ही दिया आएगा जितना कि दिया है, तो जो आंसर हो जाएगा ये 3 ईयर हो जाएगा, यानी 3 साल में जनसंख्या इतनी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको फ्रैक्शन बनानी है। ठीक है। उसके बाद में ये देखना है कि जितनी वर्तमान जनसंख्या जो पहले जनसंख्या दी है वो कितने सालों में होती है। जैसे हमने 2 साल अगर हम लेते, तो 2 साल में तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार नहीं होती 2 साल में, क्योंकि 4 जीरो लगते हैं, 2 3 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 10,000 ही होती जाके। तो 3 साल में हमारी जनसंख्या इतनी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 15 सवाल। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।